जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से हम रूबरू हो रहे हैं एनवीरा एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों, जो अध्याय 9 है उसके 11 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और 11वें पार्ट में हमने ये शुरुआत कर दी है कि एग्जाम्पल हम करेंगे और जो एग्जाम्पल है पहला वो हमने निपटाया भी है और अभी हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 12 है। तो देखिए दोस्तों कि एग्जाम्पल क्या है और ये दोनों ही एग्जाम्पल, जो पहला है और जो दूसरा है, वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़े से कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो बिल्कुल भी ये कठिन नहीं लगेंगे। तो जैसे कि सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हमें इस बात को सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण की, और ध्यान रहे कि अवतल दर्पण भी कौन सा, छोटा द्वारक। छोटा द्वारक का मतलब छोटा दर्पण। तो उस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। पहले तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि आप सिद्ध क्या करने जा रहे हैं। तो वक्रता त्रिज्या यानी बिंदु O से, ध्रुव O से लगा करके C वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो पहले इसका जो चित्र है वो एक बार ध्यान से आप लोग समझे, उसके बाद हम चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैं कोई दर्पण ले रहा हूं और कहा गया है कि अवतल दर्पण, तो मैं इसके पीछे की तरफ पॉलिश करूंगा। लीजिए, ये अवतल दर्पण है, छोटा द्वारक है, मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन प्रश्न में ये कहा गया है कि ये छोटा है। ये इसका बिंदु O है, हम जानते हैं इसे। और दोस्तों, कोई किरण समांतर इस पर आ रही है ऐसा मैंने माना है। ये सब चीजें क्यों मानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो किरण समांतर आती है वो हमेशा ही फोकस बिंदु से गुजरती है ऐसा हमने सुना है। तो ये फोकस से गुजर जाएगी इस तरीके से। आगे इसे हम आपतित किरण कहेंगे, बात सेम है। आपतित किरण, और ये पता होना भी चाहिए इस एग्जाम्पल में। और ये आपके परावर्तित किरण है। तो ये दोनों ही चीजें इसके लिए। अब मेरे को अभिलंब भी चाहिए। जब नॉर्मल सी स्थिति होती है, जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा है कि वहां पर किरण आ रही थी और किरण जा रही थी, और वहां हमें कोणों को मापने के लिए अभिलंब चाहिए था। क्या यहाँ पर भी आ रही किरण, आपतित किरण जो कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, वो मापना है कि कोण आई को मापना जरूरी नहीं होगा या कोण आर को मापना जरूरी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उन कोणों को मापने के लिए ही हमें अभिलंब खींचना होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी अभिलंब खींचेंगे। अच्छा, खींचते कहाँ है? जहां किरण टकरा रही है पृष्ठ से। तो किरण यहाँ टकरा रही है और इस स्थिति पे मेरे को अभिलंब चाहिए। तो यहाँ इस पृष्ठ से बिल्कुल सीधा मैं ऐसे अभिलंब खींचने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर देखिए कि बिंदु इस पर, जो ये बिंदु है वहां पर चाहिए, तो ये लीजिए, वहां पर ये अभिलंब जो दोनों तरफ से 90 डिग्री का कोण किसके साथ, पृष्ठ के साथ बनाता हो। अब एक बात हमेशा ही ध्यान रखिए कि ये जो है, यानी कि अभिलंब जो पृष्ठ पर खींचा जाएगा, वो अभिलंब हमेशा ही वक्रता केंद्र से गुजरेगा। अच्छा, वक्रता केंद्र से दर्पण के पृष्ठ पर खींची गई जो रेखा है वो हमेशा ही लंबवत होती है, वो अभिलंब है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे अभिलंब है जो मैंने आपको फिलहाल बताया है। अभिलंब की स्थिति है, मैं इसको नाम दे देता हूं R, मैं इसको P नाम दे देता हूं, ये F और C है ही, मैं इस किरण को Q नाम दे देता हूं। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से सुनिए कि आपतित किरण, एक किरण समांतर लेके आते हैं और वो स्थिति नॉर्मल भी है। तो एक समांतर किरण आई और वो हमेशा ही F से गुजरेगी, वो F से गुजर गई। और यहां मेरे को चाहिए था अभिलंब, और अभिलंब हमेशा ही C से आप खींच सकते हो, नीचे खींच सकते हो, यहाँ पर ऊपर खींच सकते हो, क्योंकि C से जो रेखा खींची जाएगी पृष्ठ पर वो हमेशा ही लंबवत होगी। अब लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये बीच वाला अभिलंब है और आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम कोण I के नाम से जानते हैं, यानी आपतन कोण। और जाने वाली किरण, यानी कि ये जा रही है जो किरण, वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसे हम कोण I नहीं बल्कि कोण R कहेंगे। और ऐसा हमने सुना भी है, नियम भी हमने पढ़ा है, परावर्तन का जो पहला नियम है, और उसमें ये कहा गया कि कोण I और कोण R हमेशा ही बराबर होते हैं। यानी मैं यूं कहूंगा आपसे
कि आपतन कोण और आपका परावर्तन कोण हमेशा ही बराबर होंगे। लीजिए, ये बात मैंने यहाँ पे कर ली। तो अब इस एग्जाम्पल के शुरुआत में आपको कुछ माना फलाना भी लिखना है। कैसे कि माना या फिर दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण है और हमने ये माना कि उसके पृष्ठ पर एक समांतर किरण आ रही है और समांतर आने वाली किरण बिंदु F से होती हुई गुजर रही है। उसके बाद हमने कोणों को मापने के लिए वक्रता केंद्र C से पृष्ठ तक एक अभिलंब खींचा। लंब को हम साइंस की भाषा में अभिलंब कहेंगे, तो हमने अभिलंब खींचा है और अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण I का निर्माण यहाँ पे कर रही है और जाने वाली किरण कोण R बनाते हुए वो लौट रही है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो आपको माना करके यहाँ पे लिख देनी है। जैसे अब आपको पता चल गया है कि सिद्ध करना है R = 2F, तो ये बात मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ, बिल्कुल मिटा सकता हूँ। तो जो भी स्थितियां हम लोगों ने मानी है उसे एक बार लिखना पड़ेगा और मैं लिखना चाहूंगा उसे कि माना एक अवतल दर्पण पर, माना एक अवतल दर्पण पर RP, माना एक अवतल दर्पण पर RP समांतर किरण आपतित हो रही है, आपतित होती है, जो कि बिंदु F से होते हुए, जो कि परावर्तन के पश्चात, जो कि परावर्तन के पश्चात बिंदु F से गुजर जाती है। मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो बिंदु F से गुजर जाती है, ऐसा हमने माना है। और ये भी माना कि कोणों को मापने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अभिलंब खींचा है। तो उस बात को भी लिख दीजिए कि CP यहाँ पर क्या है, CP कोणों को मापने हेतु बिंदु P पर अभिलंब है, बिंदु P पर अभिलंब है। ठीक है। और अब आप ये लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, और परावर्तन का नियम आपसे ये कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण में इसे यहां लिख देता। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा ही आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात को भी लिख दीजिए। क्या आप यहाँ पे कोण I का नाम जानते हैं और कोण R का नाम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोण I, तो RPC यानी ये वाला RPC, ये वाला कोण हो जाएगा। तो कोण RPC बराबर होगा कोण R के। कोण R ये वाला है, मतलब CPF लिख सकते हैं या FPC, जो भी आप लिखना चाहें। तो कोण FPC ऐसा मैं लिख देता हूँ। ये दोनों बराबर है। ये वाला कोण R है और ये वाला कोण I है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो दोनों ही कोणों को मैं यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको यहाँ से और डायग्राम से समझ आ रही होगी, और वो बात ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की स्थिति देखूं तो ये दोस्तों एक Z बन रहा है और ये वाला कोण I है। और अगर मैं इस कोण की बात करता हूं तो ये दोनों आपस में बराबर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही एकांतर कोण के रूप में। तो क्या ये भी स्थिति हमें लिखनी चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए कि कोण RPC और कोण PCF एकांतर कोण है और इसलिए वो बराबर होंगे। तो लीजिए कोण I का मैं नाम लिख देता हूं कि कोण RPC बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इसके, यानी कि कोण C के, PCF। तो कोण PCF, और इसके लिए ये लिखना है कि वो दोनों एकांतर कोण होंगे। तो इन दोनों के लिए एकांतर कोण की स्थिति बन गई और ये आपस में बराबर हो गए। सुनिए, कोण I जितना है उतना C हो जाएगा। और हमने ये कहा है कि कोण I और कोण R बराबर, मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण, यानी तीनों क्या हो गए? बराबर। देखिए कितनी विचित्र बात है। यहाँ पर कोण I और R तो पहले से बराबर थे
और अब कोण आई बराबर हो गया कोण इसके सी के। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर है और एकांतर कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब तीनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो क्या मुझे ये तीनों कोण लिख देने चाहिए? बिल्कुल लिख देने चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि कोण आरपीसी जो है, यानी कोण ये वाला बराबर होगा कोण पीसीएफ। कोण पीसीएफ बराबर होगा कौन सा वाला? सीपीएफ या एफपीसी। कोण एफपीसी। ये सारे के सारे कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। ये वैसे सी नहीं बल्कि कोण के लिए लिख रहा हूं जो है स्थिति ये। तो कोण ये सारे के सारे, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों ही आपस में बराबर हो गए। अब ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए और मैं आपसे ये कहता हूं कि ये तीनों बराबर हो गए, तो दो कोण इस त्रिभुज के, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, कौन सा? पीसीएफ लिख भी देता हूं साथ में। तो लीजिए, ये जो माना फलाना है वो आपने लिख लिया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। दोस्तों, जो कोण आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैं उस कोण की बात करूंगा। और यहाँ हम पहले तो जरा इस त्रिभुज को देख लें कि त्रिभुज, अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि जो त्रिभुज है कौन सा वाला, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यानी पीसीएफ, तो त्रिभुज पीसीएफ में, त्रिभुज पीसीएफ में अगर आप देखो तो दो कोण, यानी कि कोण आर और कोण ये सी वाला, दोनों ही कोण बराबर है और इसलिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पीएफ जो होगा वो सीएफ के क्या होगा? बराबर। यानी ये वाली जो भुजा होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो ये भुजा यदि इस भुजा के बराबर हो जाती है, और साथ ही मैं आपसे ये कहता हूं, मैं नहीं बल्कि ये आपसे प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि चूंकि छोटा द्वारक है, छोटा द्वारक है, छोटा द्वारक है, तो ये द्वारक जो है उसे छोटा मान लिया गया है। तो छोटे द्वारक के लिए तो हम ये कहेंगे कि ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। भाई यदि मैं इसे अत्यंत छोटा मान लेता हूं, ये जो द्वारक है इसे अत्यंत छोटा मान लेता हूं, तो ये जो भुजा है ये इसके, इस भुजा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि पीएफ जो है वो ओएफ के क्या हो जाएगी? बराबर। तो ये बात भी लिखते हैं कि अगर वो छोटा हो तो पीएफ जो होगा वो ओएफ के क्या हो जाएगा? बराबर। पीएफ ओएफ के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता था कि पीएफ सीएफ के भी बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और हमने पहले पढ़ा है कि ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ये और ये तीनों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पीएफ इज इक्वल टू ओएफ इज इक्वल टू सीएफ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब तीनों ही आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। पहले ये भुजा हमने इसके बराबर की है, इस त्रिभुज के माध्यम से कोण बराबर करते हुए ये भुजा इसके बराबर। अब कहा जा रहा है कि इसके बराबर ये भी है, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गई है? बराबर हो गई। तो यदि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो क्या CF और OF भी बराबर है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। CF बराबर है OF के, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या इसकी दोगुनी नहीं होगी? ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या इस भुजा की दोगुनी नहीं होगी? एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होगा और दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो क्या इस भुजा का दोगुना करूंगा तो इतना नहीं आएगा? 1 + 1 2। तो ये दोनों इसलिए बराबर है और ये दोनों साथ ही मिला दी जाएगी तो ये दोगुनी हो जाएगी। तो लीजिए मैं आपसे ये कहूंगा कि यहाँ पे CO या OC जिसे मैं कहता हूँ, O और C, ये वाली भुजा इस OF की क्या होगी? दोगुनी। तो OF की 2 गुना हो जाएगी। क्या OC को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। OC, C वक्रता के अंदर है और O से लगा करके C तक की जो दूरी है उसे वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है और OF ये, और इस दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो क्या R = 2F नहीं हो गया?
बिल्कुल हो गया, और यही बात हमसे पूछी गई थी। तो ध्यान दीजिए, पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इतना लंबा आप याद रख भी नहीं पाएंगे। तो पहले कोण आई कोण आर के बराबर, ये तो हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा है। तो दोनों कोण बराबर, और दोनों कोण बराबर है, ये कोण एकांतर होने के कारण इन दोनों के क्या हो गया, बराबर, मतलब ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। फिर हमने द्वारक को छोटा माना, तो ये तीनों भुजाएं 1, 2 और 3 ये आपस में बराबर हो गई। अच्छा, ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो ऑटोमेटिक OF का दुगुना OC हो गया, और वही बात हमसे पूछी गई थी। तो इस एग्जाम्पल को इस तरीके से सोल्व करना है, और बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला जो एग्जाम्पल है आपका वो ये है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। उस व्यक्ति का जो चेहरा है, यानी उसे हम वस्तु एक तरीके से मान सकते हैं, और वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, यदि 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है एक तो, और दूसरी आवर्धनता ज्ञात करनी। तो दोनों ही चीजें किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो सेविंग दर्पण है, चूंकि हम उसे अवतल मान के चल सकते हैं। तो लीजिए, ये अपना जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले हमको ये दे रखा है कि सेविंग दर्पण से चेहरे की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे बिंब दूरी भी कह सकते हैं। तो बिंब दूरी जो कि आपको दे रखी है, जिसे हम U कह सकते हैं, तो यूं लिख भी लीजिए कि U इज इक्वल टू, और वो 20 सेंटीमीटर है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि अवतल दर्पण जो है वो इस तरीके से होता है, और यदि उसके सामने वस्तु रखी जाती है तो वस्तु इस तरफ रखी जाती है, और मूल बिंदु O से या ध्रुव O से इस साइड मापी जाने वाली सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तो ये ऋणात्मक होगा, ऐसा हम कहेंगे। अगली बात हमें क्या दे रखा है, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर हो, तो दिया है कि फोकस दूरी जो गिवन है वो चीजें हम लिखेंगे, और फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं F से, जो कि दे रखी है 80 सेंटीमीटर। लेकिन फोकस बिंदु भी तो इस दर्पण के लिए यही होता है। अगर हम उत्तल की बात करते हैं तो उस साइड होता है, और दोनों तरफ होता है उसके लिए भी। लेकिन हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे इधर है और इधर है, इसलिए इधर सारी दूरियां माइनस में, यानी ये भी माइनस में, तो माइनस का 80 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम मापते हैं इस तरीके से V में। एक तो ये आपको निकालनी है, और दूसरी आपको निकालनी है उसकी आवर्धनता, और आवर्धनता को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। ये दो चीजें आपको देखनी है। तो दोस्तों हमें पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और उसी दर्पण सूत्र को हम लेकर चलेंगे, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र ये कहता है कि 1/f जो होगा वो 1/v प्लस u के क्या होगा, बराबर। लेकिन हमें v ज्ञात करना है, यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। आवर्धनता बाद में करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को निकालेंगे तो आवर्धनता की बात होगी। तो मेरे को ये चाहिए, और इसलिए मैं इसका पक्षांतरण करूंगा, और 1/v के बराबर में यदि कहूंगा तो f माइनस 1 क्या हो जाएगा, u। यानी देखने को ये स्थिति आपको मिलेगी। अब अपन को करना क्या है, ये जो डायग्राम है वो मैं मिटा देता हूं। लीजिए, मेरे पास v का मान नहीं है, वो निकालना है, और 1/f यानी 1 फोकस दूरी चाहिए, और फोकस दूरी मेरे पास माइनस में 80 सेंटीमीटर है। ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और साथ में मेरे को 1/u लिखना है, और u हमें पता है कि माइनस में कितना है, 20। तो ये स्थिति इसके लिए होगी। क्या आप ये कर सकते हैं सॉल्यूशन? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसका लसअ लेना चाहूं तो वो 80 आ जाएगा, 80 से 80 कैंसिल होकर माइनस का 1 बनेगा। सूत्र वाला माइनस है, और माइनस माइनस मिला के प्लस होंगे, और 20 चौके 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा, और ये स्थिति बनेगी 1/v के बराबर। -1 प्लस 4 यानी कि 1/v जो होगा वो 3/80 के रूप में होगा, 3/80।
अब अगर v का मान चाहिए तो v बट्टे 1 करूंगा तो ये 80 बट्टे कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो v का मान है हमें तो सीधा चाहिए ना, ये तो उल्टा है 1 में, तो 80 बट्टे कितना हो जाएगा 3। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप भाग लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा, तो लगभग 26.66 यानी 6 है तो आगे हम 5 से बड़ा होगा तो 7 कर देंगे, तो ये होगा। और इतने सेंटीमीटर यानी v का जो फाइनली मान है वो आपके पास 26.67 सेंटीमीटर आया है। अब यहाँ हमें आवर्तनता चाहिए यानी m का मान चाहिए, और हमने पढ़ा है कि आवर्तनता जो है वो ऊंचाइयों का अनुपात होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। लेकिन एक बात और सीखी है हमने, वो ये सीखी है कि v/u के भी ये बराबर होता है और ये सिचुएशन माइनस में होती है। तो v/u, v मेरे पास है अभी 26.67 और u भी है, u हमारे पास ये पड़ा है। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे माइनस v/u, m इज इक्वल टू माइनस में v/u, ये पूरी स्थिति माइनस में है, तो v मेरे पास है m के बराबर में और v है मेरे पास 26.67, बट जो u है वो माइनस में कितना है 20, और इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर भाग लगाओगे तो एक बार तो पूरा चला जाएगा और पीछे 6.67 यानी कि 3 बार चला जाएगा, और से 6 बचा तो 2 का भाग 6 में 3 बार चला जाएगा यानी 1.33 होगा। तो ये इसकी आवर्तनता का मान होगा, यानी कि जो भी प्रतिबिंब बना है वो बिंब का इतने गुना बना है। इसके पीछे आप लिखोगे गुना, यानी कि वस्तु का 1.33 गुना प्रतिबिंब मिलेगा। जितनी वस्तु है उससे ज्यादा बड़ा आवर्तन होना या आवर्तित होना, मतलब वस्तु से बड़ा या छोटा होना। तो यदि वो इतने गुना आवर्तित है तो हम कहेंगे वो लगभग जो है वस्तु से ज्यादा बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से आवर्तनता हमने निकाली है, और ये जो इसके लिए v का मान है वो भी हमने निकाला है। हालांकि दर्पण सूत्र से ये सारी स्थितियां बहुत नॉर्मल हमें लगती है और ये करना भी चाहिए, तो एग्जाम में ये कहानी भी आपको मिल सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो इस तरीके से है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, पिछली बार अवतल दर्पण था और अब की बार उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात की। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों बन रहा है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की तरफ बन रहा है, और दर्पण से पीछे की तरफ बन रहा है और ये दूरी दे रखी इतनी दूरी पर बन रहा है, और दर्पण से उधर की तरफ मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है, तो ये क्या होगा धनात्मक होगा। साथ ही फोकस दूरी आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, उधर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस की भी बात उधर ही की जाएगी, मतलब साफ है कि दोनों ही दूरियां धनात्मक होगी। तो लीजिए ये प्रश्न आप कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई नहीं है। तो देखिए क्या दिया है, गिवन जो है वो पहले आपको लिखना है बोर्ड में, ये जो सवाल है वो आपको विधिवत तरीके से करना है। तो दिया है, क्या दिया है कि फोकस दूरी, और उस फोकस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं f से, जो कि दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और दोस्तों ये प्लस होगी, है ना, क्योंकि कह दिया गया है कि आभासी प्रतिबिंब है, और वो आभासी है मतलब वो इस दर्पण से उधर की तरफ बन रहा है, उत्तल है तो उधर की तरफ ये बन रहा है, और उधर मापी जाने वाली सारी दूरियां धनात्मक होगी। लीजिए फोकस दूरी आपसे कह दिया गया, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी, और v जो होगा वो आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी धनात्मक होगी क्योंकि प्रतिबिंब उधर बन रहा है, इधर, है ना, तो इधर की ही फोकस दूरी यानी f2 काम में आने वाला है। लीजिए ये चीज, अब आपसे कहा कि बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो जो बिंब दूरी होगी यानी u से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। लीजिए फिर से मैं कहूंगा कि दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र आपसे ये कहता है कि 1/, फोकस दूरी जो होगी वो 1/v + u के बराबर होगी। यहाँ मेरे को u चाहिए, मतलब मैं 1/u के लिए 1/f में से v घटा लूंगा, है ना, f बड़ा है तो हमेशा ही इसमें से चीजों को घटाना होगा, है ना।
लेकिन ध्यान रहे कि यदि दर्पण है तो ये वाला दर्पण सूत्र काम आएगा, और यदि दर्पण नहीं है जबकि क्या है, लेंस है, तो आप जो भी फोकस दूरी है उसको ये कहेंगे कि ये होगा। इसका आप पक्षांतन करके लेंस में काम में लोगे, लेकिन दर्पण है तो ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 1/u ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी मेरे पास दे रखी है 30, तो मैं कहूंगा 30 और सूत्र वाला माइनस ये वाला, और 1/v जो कि मेरे को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। दोनों ही का लसब जब लिया गया तो यहाँ पे 60 आ गया, 60 हो गया, और जब भाग लगाया 30 का भाग 60 में 2 बार गया और 20 का 3 बार गया। ये 1/u की स्थिति है। 2 में से 3 गया तो आपके यहाँ पे माइनस का 1 बचा और ये 60। अगर मैं यहाँ u को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो 60 होगा किसमें, माइनस में, क्योंकि स्थिति उल्टी हो जाएगी। तो u इज इक्वल टू -60, यानी ये माइनस इस बात का प्रतीक है कि जो ये भाई किसकी दूरी है, u है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी, और वस्तु पड़ी है 60 सेंटीमीटर पर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो 60 भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। इस बात का ख्याल रखें, 60 सेंटीमीटर पर होगी वस्तु, लेकिन ये माइनस दर्शा रहा है कि वस्तु कहाँ है, इधर है, इधर 60 सेंटीमीटर पर है, क्योंकि यहाँ मापी जाने वाली दूरियां माइनस और उधर की तरफ मापी जाने वाली दूरियां प्लस होगी। तो यदि किसी भी दूरी के पीछे अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो इस तरफ है, भले दर्पण कोई सा भी हो, और धनात्मक है मतलब वो उस तरफ है। जैसे कि आभासी कह दिया गया तो हम तुरंत समझ गए कि वो प्लस वाली साइड है। तो ये प्रश्न आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। अब जो अगला एग्जाम्पल है उसको लेकर हम बात करेंगे। कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपन को करना क्या है, मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे, यानी मोटरसाइकिल में 2 दर्पण जो लगे होते हैं उसकी बात की जा रही है, और उसमें आपको पीछे चलती हुई एक कार नजर आ रही है। तो दोस्तों वस्तु कौन सी हुई, आप समझ गए कि कार हुई। दर्पण तो लगा हुआ है मोटरसाइकिल के, और पीछे जो कार चल रही है उसे हम देख रहे हैं। तो वो कार एक वस्तु के तौर पे कार्य करेगी, यानी यहाँ पर वस्तु की दूरी, बिंब दूरी u जिसे हम कहेंगे वो ये हो जाएगी कि दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो, दर्पण की फोकस दूरी केवल कितनी हो, 1 मीटर, तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करें। स्थिति यानी वो कहाँ पे होगा और प्रकृति यानी वो कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है, लिखोगे कि हम जानते हैं कि पार्श्व में लगे, गाड़ियों के पार्श्व में लगे दर्पण उत्तल होते हैं। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो गाड़ियों में, कार में देख लो, भले ही मोटरसाइकिल में देख लो या किसी भी गाड़ी में देख लो, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो उत्तल होता है, और उत्तल इसलिए वहां पर लगाया जाता है कि वो जो चीजें पीछे दिख रही है, जो गाड़ियां दिख रही है, उन्हें वो ज्यादा दृश्य दिखा सके। उत्तल दर्पण ज्यादा लंबाई तक हमें दृश्य दिखा पाता है, तो उस कारण से तो पार्श्व में लगे दर्पण उत्तल होते हैं। अब दोस्तों यदि दर्पण उत्तल है और 4 से कम है इसकी फोकस दूरी 1 है, तो मतलब हम समझ गए कि फोकस दूरी तो इधर ही होगी। मतलब कहने का मतलब है कि फोकस दूरी जो होगी वो दूरी, जैसे कि f से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो f जो फोकस दूरी होगी वो 1 मीटर आपको दे रखी है, ये बात। दूसरी बात हम बात करें, दे रखा क्या है, बिंब की दूरी, और बिंब दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिंब दूरी जिसे हम कहेंगे u, जो कि है 4 मीटर। वस्तु कहाँ है, ये बात है ना। तो वस्तु कहाँ है ये बात दर्शाने के लिए मैं कहूंगा कि माइनस, क्योंकि वस्तु तो इधर है, दर्पण से इधर ही है, और इसलिए वो ऋणात्मक होगी। लेकिन फोकस दूरी ऋणात्मक तब नहीं होगी जब वो इससे क्या है, छोटी। अगर वो इससे बड़ी है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पे आभासी वाली स्थिति होगी और वो माइनस में होगा।
लेकिन कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपको चाहिए, प्रतिबिंब दूरी जिसे v से रिप्रेजेंट करेंगे और वो निकालनी है। साथ ही प्रकृति आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पर प्रकृति ज्ञात कर लीजिए या उसकी क्या ज्ञात कर लीजिए, आवर्तनता ज्ञात कर लीजिए, वो दोनों बात है। तो लीजिए मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर दर्पण सूत्र लिखेंगे, दर्पण सूत्र से 1/f जो होगा वो v माइनस यू, v प्लस यू के क्या होगा बराबर, लेकिन चाहिए क्या v, तो ये लीजिए फोकस में से मैं इसको यानी u को घटा लूंगा। तो दे रखा है हमें f का मान, लीजिए मैं यहीं पे लिख देता हूं कि 1/v जो होगा वो फोकस दूरी, और फोकस दूरी आपके पास 1 है और माइनस और 1/u का मान आपको दे रखा है 4, ये हो जाएगा। दोनों का लसअप लिया गया तो हमारे पास 4 हुआ, प्लस का हुआ और साथ ही 1/v है यहाँ पर। अब देखिए एक का भाग जब 4 में गया तो वो 4 बार गया माइनस, और माइनस माइनस आपस में क्या हुआ भाई, ये 4 जो था वो माइनस में था, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 1 हुआ और बट्टे क्या हुआ 4। यानी अगर हम देखना चाहें तो 1/v जो हुआ वो 5/4 के बराबर हुआ। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके v का मान निकालें तो 4/5, 4/5 ये v का मान है, और चूंकि 4 ये भी दूरी मीटर में है और ये भी दूरी मीटर में है तो ये भी किस में होगा, मीटर में होगा, ये भी मीटर में आ जाएगा। अब लीजिए v का मान आपके पास है, u का मान आपके पास है, तो क्या इसकी आवर्तनता निकाल सकते हैं? तो लिखिए अतः आवर्तनता, और वो m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन क्या होगा, ये ऊंचाइयों का अनुपात, या ये स्थिति में हमने सिद्ध की है। तो लीजिए जो m है वो माइनस v का मतलब 4 बट्टे क्या हो जाएगा 5 बट्टे, ये स्थिति किस में है भैया, माइनस में, तो मैं माइनस इसके लिए लगाऊंगा। साथ ही बट्टे ये चाहिए आपको, तो ये है 4/5, 5 चौके कितने हो जाएंगे 20, और 20 को जब काटोगे 4 से, 4/20 हो जाएगा, तो 20 को जब भी आप 4 से काटोगे तो वो 1/1 हो जाएगा ऊपर तो, और 20 4 से कट गया है, वो कट गया है 5, है ना। तो ये 1/5 की स्थिति यहाँ पर बनेगी, 1/5 हो जाएगा, और 1/5 को भी आवर्तनता में माइनस का तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन 1/5 को आप ये कह सकते हो कि 0.2 मीटर नहीं बल्कि आवर्तनता है, तो पीछे क्या लिखेंगे गुना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आवर्तनता 0.2, 1/5 यानी 0.2 आई है, तो असल में ये कहती क्या है, ये आवर्तनता ये कहती है कि जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से 0.2 गुना होगा, यानी उससे छोटा होगा। भाई दशमलव में मान आ गया तो प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब से, यानी जो भी वस्तु के सामने आप दर्पण के सामने आप वस्तु रख रहे हैं उससे वो जो है छोटा हो जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी आवर्तनता को लेकर। अब कहा गया है कि प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, तो आवर्तनता से हमें पता चल गया कि वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा, 0.2 गुना, कम से कम 1.5 गुना या 1 से ज्यादा गुना होता तो हम कहते हैं कि वस्तु से बड़ा बना है, लेकिन 0.2 गुना है। इसका मतलब प्रकृति में हम क्या क्या लिखते हैं, प्रकृति में जो भी लिखते हैं, देखिए बहुत सारी प्रकृतियां हमने लिखी है, तो लीजिए प्रकृति में सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि वो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। दूसरी बात ये लिखते हैं कि वो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो ये आभासी बनेगा या वास्तविक, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों u जो है वो माइनस में है, u किस में है, माइनस में, लेकिन v जो आपके पास आया है वो किस में आया है, प्लस, v प्लस में है, मतलब v प्रतिबिंब की दूरी, और वो प्लस में मतलब वो किस साइड होगी, उस तरफ। ये जो दर्पण है, यानी मैं आपसे कह रहा हूं उत्तल दर्पण आपके पास है ये वाला, और कहा गया है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब जहां पर भी वो बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, लेकिन वो यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगा, इतनी दूरी पर, 4/5 मीटर पे वो बनेगा, और इधर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक है। तो साथ ही ये धनात्मक जो चिन्ह है वो बता रहा है कि ये उस साइड है, और उस साइड बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होंगे। तो ये ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, तो ये कैसा होगा, प्रकृति में छोटा और कैसा होगा,
आवासी, आवासी होने के साथ ये सीधा भी हो, तो आप इस चिन्ह के माध्यम से इतनी सारी बातें इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से था, जिसमें आपको दर्पण सूत्र लगाना है, आवर्धनता, और आवर्धनता सिर्फ इसलिए ज्ञात की, देखिए प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन इसलिए ज्ञात की है कि वो छोटा है या बड़ा है इस बात का हमें पता चल जाए, वो वस्तु से ज्यादा आवर्धित है या वस्तु से कम आवर्धित है, तो उस बात के लिए हम ये कर रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किए हैं बहुत सारे, और पहले वाले जो 2 है वो मैंने आपको बताया है कि वो इम्पोर्टेंट है, साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको सारे आने चाहिए। हालांकि सब कुछ करवाने की कोशिश मैं करूंगा, लेकिन आज का ये वीडियो सेशन यहीं तक, इजाजत लेना चाहेंगे आपसे। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए इसे अपनों के साथ। धन्यवाद।